अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्लास 9 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये पेज नंबर 93 या 94 पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए। लास्ट टाइम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो 2023 के अंदर आया था, और वो क्वेश्चन मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। पहले मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। देखिए, ये क्वेश्चन था जो आया था बैक इन 2023 आया था ये लास्ट टाइम। तो हाई चांसेस हैं कि इसके फिर उसके बाद 23 के बाद 24 और 25 में नहीं दिखाए, तो हाई चांसेस हैं कि 26 के अंदर आपको ये जो कमिंग पेपर है आपका, इसके अंदर ये सवाल देखने को मिल जाए। सवाल क्या था? कह रहा है विच प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, डिफाइन इट, ऑल्सो प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू fx² प्लस fy² अंडर रूट के अंदर, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स fy ओवर fx। देखो, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जब टॉपिक डिस्कस किया था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि एक रिजल्टेंट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाए, राइट। अब इस सवाल में वो कह रहा है आपको कि इस प्रोसेस का रिवर्स क्या है। तो मैं आपको जब क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा था आपसे, तो मैंने आपको बताया था इस प्रोसेस का रिवर्स होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्स, वैसे ही कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि कंपोज करना, यानी दो कॉम्पोनेंट्स को फोर्स के मिला के ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस रिजल्टेंट फोर्स के अंदर, एफ एक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है और फिर एफ वाई का कितना कंट्रीब्यूशन है। और इसी वजह से हमें रिजॉल्व करना पड़ता था रिजल्टेंट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स के अंदर, दैट आर एफ एक्स एंड एफ वाई। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात सुनना। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बॉक्स है और इसको आपको पुश करना है। अब एक फोर्स आपने यहां से लगाई, दैट इज लेट्स सपोज के 5 न्यूटन है, और एक फोर्स आपने लगाई इधर से, एंड दैट इज समथिंग लेट्स सपोज 3 न्यूटन। ठीक है, अब इसको आप मान लो कि ये F1 है और इसको मान लो कि ये F2 है। तो अगर ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है फोर्स का, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। जो भी रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स का F ऐसे ही रहने दो, फिर F1 मान लो कि 5 न्यूटन है जैसे हमने सपोज किया है, तो ये 5 न्यूटन प्लस F2 देखना 3 न्यूटन है। बट अगर आप F2 को नोटिस करो तो ये जो है F1 से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो F2 की जो आप वैल्यू लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आप F1 लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर F1 आप 5 न्यूटन जो ले रहे हैं वो प्लस के साथ ले रहे हैं, तो दूसरी वाली फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्वियसली माइनस के साथ लेंगे। तो F2 क्या करेंगे हम, माइनस 3 न्यूटन, और इसको ब्रैकेट में क्लोज। फिर रिजल्टेंट निकालना है आपको, 5 न्यूटन ऐसे ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3 न्यूटन आ जाएगा। तो फिर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगी 2 न्यूटन, राइट। यानी ये जो बॉक्स है, देखो 5 न्यूटन की फोर्स यहां से लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स यहां से लग रही है, तो ओवरऑल ये बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा कितनी फोर्स से, 2 न्यूटन की फोर्स से, राइट। डायरेक्शन निकालना कोई बड़ा मसला नहीं होता अगर फोर्स एक ही लाइन के अंदर एक्ट कर रही हो, यानी अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है या फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट कर रही है। अब लेट्स सपोज ये तो आपका हो गया कि आपने जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फोर्स निकाल ली। अब अगर लेट्स सपोज वर्टिकल फोर्स हो, वो भी एक लाइन में ही होगी। लेट्स सपोज इस बॉक्स को उठाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, राइट। उसके बाद ऊपर से भी एक बंदा कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स है 3 न्यूटन की। तो आपको अगर इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो आप फिर से इसी वाले तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ये जो दोनों केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए ना, ये फोर्सेस अलोंग सेम लाइन एक्ट कर रही हैं, एक ही लाइन के अंदर एक्ट कर रही हैं, राइट। बट इन केस अगर फोर्स किसी एंगल पे लगे, लेट्स सपोज कि ये बॉक्स है, अब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की इस तरह से, अब फोर्स लग रही है किसी एंगल के ऊपर, देख रहे हो। अगर लेट्स सपोज मैं इसका ये सरफेस कंसिडर कर लेता हूं, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ये बॉक्स। तो अगर आप देखें अब जो ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रुकिएगा एक मिनट, लेट्स सपोज ये एक सरफेस है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है और आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी एक एंगल के ऊपर, राइट। अब देखो ये सरफेस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है ये फोर्स। अब ये सीधी सीधी नहीं है फोर्स, मतलब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये एक्स है या फिर वाई है, समझ आ रही है बात। ये वाली जो फोर्स है एंगल पे जो लग रही है, ये ना तो एक्स हो सकती है ना वाई हो सकती है, कहीं ना कहीं एक्स और वाई के बीच में। तो यानी इस एंगल पे लगने वाली फोर्स के अंदर एक्स एक्स फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस का भी कंट्रीब्यूशन है और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस का भी कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से एंगल पे लगने वाली फोर्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है उसके कंपोनेंट्स के अंदर। क्योंकि अगर मुझे इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है ना, तो मुझे फिर यह पता करना होगा कि इस फोर्स के अंदर इसके एफ एक्स यानी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कितना कंट्रीब्यूशन है और फिर फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसके इस एंगल पे लगने वाली फोर्स के ऊपर। देखो मैं आपको एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज ये ग्राफ है आपके पास और
सपोज कर लो कि एक फोर्स है और वो किसी एंगल के ऊपर लग रही है, यानी देखो सरफेस से कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो देखो ग्राफ के अंदर आप कहते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, फिर वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस। तो अगर मुझे अब इस वाली लाइन की बात करनी है, ये वाली जो फोर्स है इसकी बात कर रहा हूं, अगर मुझे इस फोर्स की बात करनी है तो देखो ना तो ये प्रॉपर्ली एक्स में और ना ये प्रॉपर्ली वाई में है, यानी कुछ ना कुछ वाई में है इसका हिस्सा और कुछ ना कुछ एक्स में। जब भी तो मुझे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है इसको एफ एक्स और एफ वाई के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि इस टोटल फोर्स के अंदर जो एंगल पे लग रही है कितना कंट्रीब्यूशन एफ एक्स का है और कितना कंट्रीब्यूशन एफ वाई का है। फाइनली जब एफ एक्स और एफ वाई का मुझे पता चलेगा तभी मैं इस रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, इसकी नेचर के बारे में बता सकता हूँ कि कितनी फोर्स है ये, यानी इसका कितना मैग्नीट्यूड है इस रिजल्टेंट फोर्स का। फिर अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर अभी मैंने बात करी इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे आप एफ एक्स और एफ वाई अगर आपको पता हो, बट अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा जिसकी हमने बात कर ली, प्लस डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन के लिए क्या करें, डायरेक्शन के लिए हमें पता करना पड़ता है कि किस एंगल के ऊपर ये फोर्स लगी है। लेट्स सपोज ये जो एंगल है इस फोर्स का 20 डिग्री का है। जब ये एंगल मुझे पता चलेगा ना, अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर लिया कि 20 डिग्री का है, बट जब आपको निकालना होगा डायरेक्शन तो ये पर्टिकुलर एंगल आपको निकालना पड़ता है। ये एंगल ही बताता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, राइट। मतलब एंगल आपको बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। जाहिर सी बात है, देखो ना, अगर एक फोर्स है वो यूं एक्ट कर रही है, एक फोर्स है वो यूं एक्ट कर रही है सरफेस से, लेट्स सपोज ये दो सरफेसेस में बनाता हूं, एक फोर्स है वो यूं एक्ट कर रही है, राइट, एक फोर्स है वो यूं एक्ट कर रही है। तो देखो ये एंगल जब पता चलेगा कि सरफेस के साथ ये फोर्स कितना बना रही है, तभी तो हमें पता चलेगा इसके इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कितने एंगल पे लग रही है ये फोर्स। समझ आ रही है बात। वो जो स्ट्रेट लाइन के अंदर फोर्सेस लग रही थी जो पहले डिस्कस किया मैंने आपसे, उसके अंदर तो हमें डायरेक्शन कैसे क्यों इजीली पता चल जाता था, क्योंकि फोर्सेस एक ही लाइन के अंदर एक्ट कर रही होती हैं, या तो अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस। बट अगर फोर्स एंगल के ऊपर लगे तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल निकालना पड़ता है, और वो एंगल हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर फोर्स का डायरेक्शन क्या है। देखो अगर आपने अब एक्सप्लेनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया स्टार्ट में वीडियो के, जो आया था 2023 में या फिर अपकमिंग टाइम में या फिर अपकमिंग एग्जाम में जो आपका होने वाला है, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम ये 2023 के अंदर आया था। अब 26 में हो सकता है, हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग के अंदर नजर आ जाए, सेक्शन सी के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर आपको निकालना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला निकालना है, नंबर वन थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव करके निकालना है सबसे पहले आपको। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है इसमें, आपको फिर इंडिविजुअली अगर लेट सपोज कि आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने का बोल दे और आपको एफ एक्स या एफ वाई में से कोई चीज मिस आउट करा दे, यानी आपके पास नहीं हो मौजूद, तो फिर आपको एफ एक्स या फिर एफ वाई भी निकालना पड़ेगा। इसलिए कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो कि एफ एक्स और एफ वाई होते हैं, इनको भी फाइंड करने के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है, वो भी ड्राइव करके दिखाना होगा आपको। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, फिर 3 पे एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, और फिर चौथी चीज, जब आप दोनों कंपोनेंट्स के लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव कर लें तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बाद डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड y component of the force divided by x component of the force। ये चार चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइव करनी है। और देखिए, मैं जो आपसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया स्टार्ट के अंदर, उसके अंदर आपसे सिर्फ यही दो चीजें पूछी हुई थी। ये पहली वाली, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये पहली वाली और ये लास्ट वाली, ये दो चीजें पूछी हुई थी आपसे। बट वो आपसे ये वाले फॉर्मूलाज भी ड्राइव करने को बोल सकता है कभी, जब नेक्स्ट ऐसे यार अगर सवाल आए तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उस चेंज के अंदर वो क्या कर सकता है, आपसे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का भी फॉर्मूला जो है आपसे ड्राइव करने को बोल सकता है। तो ये इसी टॉपिक का पार्ट है, और इसी अगर आपने पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर ये जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला भी ड्राइव करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और 6 नंबर का सवाल है, मैं तो कहूँगा अगर आपसे दो चीज़ों को पूछ भी रहे तो आप उसको एफ एक्स और एफ वाई भी ड्राइव करके दिखा दो, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके बोर्ड के अंदर होती नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक ये दोनों फॉर्मूलाज आर पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन ऑफ दिस ओवरऑल टॉपिक, तो फिर आपको इसको कवर करना चाहिए डेरिवेशन के अंदर ही, ताकि आप टॉपिक को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बट जो 23 में क्वेश्चन आया था, अगर उसके अंदर आप ये दो फॉर्मूलाज
ये जो 1 और 4 पे लिखे हुए ये भी ड्राइव कर देते तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है तो। देखो अब इस फिगर को ज़रा देखना और जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है उसको रिलेट करना है इस फिगर के साथ, क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर जो हमें 4 फॉर्मूलाज ड्राइव करने उसके लिए हमें ये फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इस फिगर को मैं आपको एक्सेस के अंदर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको एक्सेस के अंदर एक्सप्लेनेशन दी थी। मान लो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है ग्राफ का। अब मैं ये डायग्राम आपको, ये वाली डायग्राम एक्सेस के अकॉर्डिंग बना के दिखा रहा हूं। अब देखो एक फोर्स है, ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये है रिजल्टेंट फोर्स, राइट। और ये रिजल्टेंट फोर्स ब्रेक हुई हुई है अपने कंपोनेंट्स के अंदर दैट आर एफ एक्स एंड एफ वाई। अब हमें पता करना है इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, साइज, इस फोर्स का साइज कितना है। तो अगर मुझे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है तो पहले मुझे ये तो पता चले जिन चीजों से मिलकर ये फोर्स बनी है वो चीजें क्या है, दैट आर एफ एक्स एंड एफ वाई। जब भी तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए जो एक एंगल पे लग रही होती है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है उसके कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता चलेगा तभी तो हम उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताएंगे, राइट। तो ये देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ब्लू से ही ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ये क्या है, ये फोर्स एक एंगल पे लग रही है, राइट। अब ये फोर्स एफ जो है इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन एक्स का और कितना वाई का, ये कहीं एक्स और वाई के बीच में है। तो बीच में तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के ऊपर है, हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स के अंदर। और वो हम क्या करेंगे, देखो जहां तक के ये फोर्स जा रही है, इस पॉइंट तक के जा रही है, राइट, वहां तक के एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली एक्स एक्सेस पर, और जहां से ये शुरू हो रही है वहां से, ओरिजिन से, यहां से आपने ड्रॉ कर ली ये लाइन, मैं आपको जो है डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं। कहां तक ड्रॉ कर ली, जहां तक ये फोर्स पूरी गई है इस पॉइंट तक, राइट, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक कि आपने ड्रॉ कर ली है लाइन, ये हो जाएगा इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स एक्सिस के अंदर ये यहां तक गई है ये फोर्स, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ एक्स। और फिर जहां तक ये फाइनल फोर्स है उस पॉइंट से लेके फिर आप एक्स एक्सिस तक एक लाइन ड्रॉ करें जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, राइट, सॉरी वर्टिकल होगी, जैसे आप वाई एक्सिस कहते हैं। तो इस फोर्स का, इस ओवरऑल फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो ये हो जाएगा एफ वाई। यही काम हुआ है यहाँ पे भी, इस डायग्राम के अंदर भी, समझ लो। तो अब हमने क्या कर लिया, फोर्स को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर लिया, जिसके बारे में हमें पता करना है, जिस रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमें, जिस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें जानना है। ओके, शुरू करते हैं अब ये डेरिवेशन। लेट्स सपोज, देखो जब भी डेरिवेशन कर रहे हो ना कोई भी, तो उसके अंदर वर्डिंग जरूर लिखो, क्योंकि वर्डिंग्स एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालता है वाइल सॉल्विंग डेरिवेशंस। उसको पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फिर पेन सीधा सीधा चलता है और सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। ये नहीं कि आपने से मैथमेटिकल पार्ट जो है रट के चले गए और आप जो है डेरिवेशन में लिख के आ गए, तो ये जो है समझ लो एक अनएथिकल वे डेरिवेशन को सॉल्व करने का। तो इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि वर्डिंग जरूर लिखें अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करने से पहले, सही है। लेट्स सपोज, और वर्डिंग में कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें जो आपने अभी अंडरस्टैंड की है। देखिएगा, देखो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले ये वर्डिंग लिखोगे और ये वर्डिंग कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन करी। लेट्स सपोज एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ। एक टोटल फोर्स है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, टोटल फोर्स कौन सी, ये वाली टोटल फोर्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एफ वाई एंड एफ एक्स, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ओ पी एंड पी आर विद एरो हेड रिस्पेक्टिवली। और ये रिप्रेजेंट हुए में एक लाइन सेगमेंट ओ पी और पी आर से, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज हैं। देखो जैसे एफ एक्स एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट हुआ है और उस लाइन का नाम क्या रखा हुआ है, ओपी, क्योंकि ये लाइन ओ से लेके पी तक है, राइट। और इसी तरह एफ वाई जो दूसरा कंपोनेंट है फोर्स का, वो रिप्रेजेंट किया हुआ है कौन सी लाइन सेगमेंट से, पी आर से, क्योंकि देखो ये पी से स्टार्ट हो रही है और आर तक जा रही है, ठीक है, विद एरो हेड रिस्पेक्टिवली, एरोज भी इसके ऊपर लगाए हुए। एरो हेड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये एरो बताता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है। यानी लेट सपोज जब भी हम कोई क्वांटिटी लिखते हैं, एफ लिखा, फोर्स को एफ से लिखते हैं, टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, तो एफ के ऊपर एरो होगा। ये एरो बता रहा होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके बाद मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट टेम्परेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं होता एरो। यूजुअली जब आप आगे भी बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेम्परेचर के साथ हम जो है एरो शो नहीं करते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी एरो हेड बता रहा होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस डेरिवेशन का, अब आप अप्लाई करोगे हेड टू टेल रूल। व्हाट इज हेड टू टेल रूल, देखो हेड टू टेल रूल क्या है जल्दी से बता देता हूं। यहां पे हेड टू टेल रूल एक मेथड है टू ऐड टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स आपस में
कैसे ऐड होते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है। और वो तरीका ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए, लेट्स सपोज हमारे वाले केस के अंदर जो वेक्टर यूज कर रहे हैं हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, तो मैंने आपको इसके दो कंपोनेंट्स दे दिए एफ एक्स एंड एफ वाई। अब इन दो कंपोनेंट्स की मदद से क्या आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट बिफोर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने का तरीका जो है वो हेड टू टेल रूल है, जो कि क्या कहता है कि दो वेक्टर्स को इस तरह ऐड करो कि एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर की टेल से कनेक्ट हुआ और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किस तरह से कनेक्ट होगा इन दोनों से, इस तरह कि एक वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट हो और अगले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कनेक्ट हो। राइट? कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं एक दफा बता देता हूं। लेट्स सपोज ये वेक्टर है एफ एक्स, ये आपने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पे, फिर ये अगला वाला वेक्टर एफ वाई, एरो अभी हटा रहा हूं, ये आपने ऐड कर दिया इससे। अब देखो ये एरो अब लगा रहा हूं, देखो ये एफ एक्स का ये एरो वाला मुंह, ये है एफ एक्स का हेड और ये क्या हो जाएगा इसका टेल। इसी तरह ये एफ वाई है और ये एफ वाई का हेड हो गया और ये एफ वाई का ये वाला पॉइंट ये टेल हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स और एफ वाई आपस में ऐसे कनेक्टेड है कि एफ एक्स का हेड एफ वाई की टेल से कनेक्टेड है। इस रूल को क्या कहते हैं आप, हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब जो रिजल्टेंट होगा इनका, उसको ये वाली लाइन, ये मैं रेड से शो कर रहा हूं, उसको इस तरह कनेक्ट करो कि उस रिजल्टेंट का हेड एक वेक्टर के हेड से और उसकी टेल अगले वेक्टर की टेल से कनेक्टेड हो। अब आप इस फोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, वही वाली बात जो पीछे हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको भी देख लो ये वाली डायग्राम, तो ये डायग्राम भी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। देखो एफ एक्स का हेड एफ वाई का टेल से कनेक्टेड है और एफ वाई फिर जो रिजल्टेंट फोर्स कनेक्टेड है उस रिजल्टेंट फोर्स का हेड एक वेक्टर के हेड से कनेक्टेड है और अगले वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है। तो जब भी हम जो है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप इनको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू लाइन सेगमेंट, तो मैं कह सकता हूं कि ओ आर कौन है, ये वाली लाइन जो है जो रिजल्टेंट फोर्स की है, ये बराबर है किसके, ओपी जो कि एफ एक्स है प्लस पी आर जो कि एफ वाई है। राइट? अब फिर आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, वर्डिंग लिखोगे, हियर ओ आर रिप्रेजेंट्स द फोर्स एफ। ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स एफ को, जो रिजल्टेंट फोर्स है आपकी। राइट? फिर आप क्या करोगे, वर्डिंग लिखोगे और वर्डिंग में क्या लिखोगे, हियर ओ आर रिप्रेजेंट्स द फोर्स। ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स को, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स। राइट? हुज एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स आर, और उस फोर्स के एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स कौन है, एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। तो ओ आर की जगह फिर मैं लिख सकता हूं टोटल एफ, उसके बाद ओपी की जगह मैं लिख सकता हूं एफ एक्स, और इसी तरह पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वाई प्लस एफ वाई। देखो वही चीज निकल के आ गई। फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ऐसे ट्रायंगल को आप क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके ऊपर जब ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आराम से। देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, आपको पता है। उसके बाद फिर अगर आपको कहीं एंगल नहीं दिया हुआ, ये भी मैं आपको क्लास के अंदर जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये बात समझाई थी कि अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ कहीं 90 डिग्री के अलावा, यानी ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल अगर आपको दे देता ट्रायंगल में, तो फिर परपेंडिकुलर का केस अलग होता है। यानी अगर लेट सपोज यहां पे एंगल दिया हुआ होता तो एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। जैसे 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस कहलाती है, वैसे ही एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। बट और फिर रिमेनिंग वाली एक चीज जो रह जाती है वो बेस कहलाती है। बट अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ किसी
केस के अंदर तो आप किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि इस केस के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं क्योंकि ये सरफेस है, और उसके बाद इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर। बट इन केस अगर आपको कोई एंगल दिया हो, ये आगे समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको एंगल दिया हुआ है तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, राइट। बट ऐसे केस जिसमें एंगल नहीं दिया हुआ तो फिर आप कुछ भी परपेंडिकुलर ले लो और कुछ भी बेस ले लो। अब जब हाइपोटेनस क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से इज दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस के अंदर देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपके पास है एफ, फिर बेस क्या है आपके पास एफ एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई। सबको अकॉर्डिंगली पुट कर दो। हाइपोटेनस क्या है एफ और इसका स्क्वायर, उसके बाद फिर बेस क्या है आपके पास एफ एक्स, देख लो बेस आपके पास क्या है एफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स और फिर थ्योरम का स्क्वायर, थ्योरम के फॉर्मूले का स्क्वायर। स्क्वायर पुट करना नहीं भूल जाना भाई, बहुत बच्चे जो है ये स्क्वायर पुट करना भूल जाते हैं। ये बेस स्क्वायर है, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है, तो अब हर कंपोनेंट को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पुट करोगे आप, सही है। फिर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एफ वाई है और ये भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फोर्स को सिंगल फॉर्म के अंदर लेके आना है, यानी ये इस फेस के अंदर नजर आए। अब एफ का स्क्वायर तो ये फिर फोर्स के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड होगा, हमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, वाई बोथ साइड्स। सिर्फ एफ पे अगर अंडर रूट लगा देते तो वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता। बट मैथ की इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आप फिजिकल्स टू के, मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर आप फिजिकल्स टू के इस साइड पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको वही काम उस साइड पे भी करना पड़ेगा बराबरी के लिए। ठीक है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जब अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये था एफ का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, उसके बाद एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इसको भी पूरा रूट के अंदर ले लो, दोनों को अलग अलग लेने के बजाय दोनों को एक साथ ही रूट में ले ले। फिर ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, एफ विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कभी एफ एक्स या फिर एफ वाई में से कुछ नहीं दिया हुआ तो इनके लिए भी कोई फॉर्मूलाज होने चाहिए। अगर एफ एक्स और एफ वाई नहीं दिए हुए तो एफ एक्स और एफ वाई जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज हैं, इनके लिए आपको जो है ना सबसे पहले एक चीज जो है मेमोराइज करनी पड़ेगी, जैसे आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जो है एक सेंटेंस से मेमोराइज करते थे क्लास के अंदर, जो एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का। और वो सेंटेंस क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टिंट पेंटेड ब्लैक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये सेंटेंस पूरा आपको जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज सबसे पहले 3 वर्ड्स, इस सेंटेंस के हर 3 वर्ड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सम पीपल हैव, सम में एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू पीपल हैव, पीपल का पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड हैव का एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसके बाद अगले 3 वर्ड्स एक और फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉस थीटा, कर्ली का सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये ब्राउन है, ब्राउन का बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड हेयर्स का एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर अगले 3 वर्ड्स लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan थीटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टेंट में t स्टैंड्स फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू पेंटेड में p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड ब्लैक में b स्टैंड्स फॉर बेस, राइट। ये हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो ट्राइंगल को देखना, फिर से ट्राइंगल को अगर वॉच करें हम तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल अगर मुझे एफ एक्स निकालना है यानी बेस निकालना है, तो देखो हर कंपोनेंट को जो है ना तुम्हें रिलेट करना होगा किससे,
रिजल्टेंट फोर्स से। जैसे Fx के बारे में अगर फॉर्मूला निकालना है तो वो भी F से रिलेट होगा, और फिर Fy के बारे में अगर फॉर्मूला निकालना है, Fy का निकालना है तो वो भी F यानी रिजल्टेंट फोर्स से रिलेट होगा। समझ लो। जैसे लेट सपोज पहले Fx के लिए काम कर लेते हैं, मैं इसको सबको रिमूव कर रहा हूं। ये बेस है, ये हाइपोटेनस, फिर से लिख देता हूं एक दफा, परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे Fx फाइंड करना है तो Fx फाइंड करने के लिए यानी बेस फाइंड करनी है। अब बेस फाइंड करनी है और फिर मुझे इसको फाइंड करना है, तो फिर मुझे इसको रिलेट कराना पड़ेगा किससे? रिजल्टेंट फोर्स से। एंड रिजल्टेंट फोर्स इज हाइपोटेनस, राइट? Fx क्या है? बेस है, और रिजल्टेंट फोर्स क्या है? हाइपोटेनस इस केस के अंदर। तो यानी मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसके अंदर बेस और हाइपोटेनस मौजूद हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर अगर चले तो तीनों में से कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें बेस और हाइपोटेनस हो, तो वो कौन है? cos थीटा। यानी रिलेशन ऑफ cos थीटा कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कैसे? देखो क्या लिखोगे सबसे पहले, फॉर x कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fx, इसके लिए काम कर रहे हैं पहले, ठीक है? क्या करोगे? यूजिंग cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब cos थीटा को ऐसे लिख दो, इज इक्वल्स टू, बेस क्या है ट्राइंगल में देखो Fx, और हाइपोटेनस क्या है? F। बेस है Fx और हाइपोटेनस है F। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा अगर आपको Fx का फॉर्मूला निकालना है? क्योंकि हम Fx के लिए तो काम कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्मूले निकालने हैं हमें। तो कंपोनेंट्स के फॉर्मूले निकालने हैं तो उनको सब्जेक्ट बनाना होगा, यानी Fx को सब्जेक्ट बनाना होगा। Fx को सब्जेक्ट बनाना है तो F को जो इसके साथ है यहाँ पे इक्वल्स टू के, ये इसको यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पे ये Fx से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी कैन से कि Fx विल बी इक्वल्स टू F cos थीटा। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला। नाउ फॉर y कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी Fy, ओके? इसके लिए क्या करेंगे? Fy को क्या करना पड़ेगा? रिलेट कराना पड़ेगा फिर से। मैंने क्या बताया था? रिजल्टेंट फोर्स से, क्योंकि इन्हीं के रिजल्टेंट फोर्स के इंटरेक्शन से ही तो आप बता पाएंगे कि Fy और Fx क्या होंगे। समझ आ रही है बात? तो Fy को अगर मैं रिलेट कराऊं रिजल्टेंट फोर्स से, तो हम कह सकते हैं कि Fy क्या है? परपेंडिकुलर। क्या कह सकते हैं? मतलब Fy क्या है? परपेंडिकुलर, एंड जिससे आप रिलेट करा रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या है? हाइपोटेनस। यानी कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाओ जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो। अब ये लिखे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन थीटा का रिलेशन ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब चीजों को पुट करो और निकाल लो फॉर्मूला सिंपली। साइन थीटा से रहने दो, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? देख लो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका Fy है और हाइपोटेनस वही F। फिर Fy को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पिछले वाले केस की तरह ही। तो Fy को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो Fy विल बी इक्वल्स टू F साइन थीटा। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट Fy का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है? अब देखो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद Fx और Fy यानी कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, हमने तीनों ड्राइव कर लिया। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बाद डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? देखो, नाउ फॉर डायरेक्शन यूजिंग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपने यूज कर लिया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। डायरेक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, दैट इज tan थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? अब मैंने क्या बताया था आपको? थीटा एंगल आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या है, यानी एंगल को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और एंगल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो tan थीटा को यहां से हमें जो है इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू, tan उस तरफ जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर इसको फिर शो करिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब देख लो, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास फॉर्मूला निकल गया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस है क्या, परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, ये रहा परपेंडिकुलर, वो क्या है एफ वाई, और बेस क्या है एफ एक्स। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट करोगे, एफ वाई, और बेस की जगह क्या पुट करोगे, एफ एक्स। तो ये आपके पास निकल के आ गया एंगल निकालने का फॉर्मूला, जो कि आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उम्मीद अच्छे से समझ गए होगा ये क्वेश्चन, इसके अच्छे से जो है इस वीडियो से कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के पूरे चांसेस हैं इसके, 2 साल से ये गायब है, 2023 के अंदर लास्ट टाइम आया था सेक्शन सी के अंदर, तो लॉन्ग का ही क्वेश्चन है ये। तो इस साल आने के, 2 साल से नहीं आया है, तो इस साल आने के हाई चांसेस हैं, तो ज़रा इसको अच्छे से जो है इस वीडियो से कर लेना जिसने क्लास में नहीं समझा था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।